क्लास 8 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। पेज नंबर 10 से है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. आप सबको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो आज़ादी के लिए बहुत टाइम तक लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा था। हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था फ्रीडम के लिए। During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. और जिस समय जब फ्रीडम फाइटर लोग जब स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, तो उस समय उनके मन में बहुत सारे ऐसे इमेजिनेशन थे, ऐसा उनका सपना था कि जो फ्यूचर का इंडिपेंडेंट इंडिया है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने स्वतंत्रता में जब उनको फ्रीडम नहीं मिली थी तब बहुत स्ट्रगल किया था। तो सबके माइंड में एक इमेजिनेशन थी कि फ्री इंडिया कैसा होगा या कैसा होना चाहिए। Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making। और जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे उस समय जो लोग थे उनको बहुत फोर्सफुली ब्रिटिश के अंडर काम करना पड़ता था। उनका यहाँ इंडियंस की कोई भी मर्जी नहीं चलती थी, सिर्फ किसका चलता था? ब्रिटिशर्स का चलता था। तो हमें फोर्सफुली उनकी बातों को ओबे करना पड़ता था। The long experience of authorization rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government। तो जब इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली थी तो जिस तरह की स्थिति में, जिस तरह की कंडीशन में इंडियन रहते थे, तो उनके माइंड में ये बात आ चुकी थी कि जब हमारा देश फ्री होगा, जब हम ब्रिटिशर्स के रूल से फ्री होंगे, तो हमें एक ऐसे इंडिया को तैयार करना है जिसमें डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो और सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स के रूल अंडर में हम लोग थे, हमारा देश आजाद नहीं था, तब उनकी मर्जी से चलना पड़ता था। तो सबका एक इमेजिनेशन था, सबका एक ड्रीम था कि जब इंडिया फ्री हो जाएगा तो ऐसा इंडिया बनाना है जिसमें सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, यानी कि डेमोक्रेसी लाई जाए। What remained be done? What remained be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not by one person, but by a group of around 300 people who became members of Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution। तो किसी एक इंसान ने ये रूल्स नहीं तैयार किए थे, किसी एक इंसान ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तैयार किया था, एक 300 मेंबर्स का ग्रुप था, एक बड़ा ग्रुप था जिन्होंने कितने समय में तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए? 3 years, वेरी गुड। और कब तैयार किया था? 1946 में स्टार्ट हुआ था और 3 years लग गए थे, इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको तैयार करने में। किसी एक ने कोई रूल नहीं बनाया था। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them। और उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश था। आप लोग टाइम से ज्वाइन किया करिए बेटा, पीयूष टाइम से आ जाया करिए, 9 बजे की क्लास में। पेज नंबर 11 पर है हम लोग। The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures। तो आप सबको पता है कि इंडिया हमेशा यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहलाता है और यहाँ पर बहुत तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भाषाएं बोलते, तरह तरह का कल्चर है। Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब इंडिया को फ्रीडम प्राप्त हुई थी उसी समय, और इंडिया में इतनी अच्छी हालत नहीं थी
भारत की कि वो बहुत अच्छा स्टेबल देश नहीं था, तो उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे थे उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक तो सारे कल्चर के लोगों को एक साथ लेकर चलना, और दूसरा ये कि इंडिया की फाइनेंशियल और हर तरह की जो कंडीशन थी उसको भी ध्यान में रख कर रूल्स तैयार करने और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना। The partition of the country India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. तो जिस समय इंडिया को फ्रीडम प्राप्त हुई थी, तो सबको पता है कि इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कई सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो इस तरह से कई सारी प्रॉब्लम्स उस समय जब इंडिया आजाद हुआ था तब फेस कर रहा था। तो इन सब को ध्यान में रखकर सभी मेंबर्स को काम करना था और इंडिया के फ्यूचर को ध्यान में रखकर। ऑल ऑफ दीज इश्यूज played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution। और जो असेंबली थी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रही थी, ये सारे इश्यूज उनके माइंड में चल रहे थे कि इंडिया किस किस इश्यूज को फेस कर रहा है। तो उन सब को माइंड में रखते हुए एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity। और डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर, यूनिटी को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था। The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms, as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives। और ये भी तैयार करना था। अब इंडिया जब फ्रीडम प्राप्त कर रही थी तो उन माइंड में था फ्रीडम फाइटर्स की कि ऐसा देश बनाना है जिसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, और इक्वली ट्रीट करने के लिए लोकतंत्र का होना जरूरी है, डेमोक्रेसी का होना जरूरी है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था तो जो असेंबली के मेंबर थे उन्होंने ये भी ध्यान में रखा कि लोग अपना एक पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुन सकते हैं, कैसे वो अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को आगे ले आ सकते हैं। Listed below the key features of the Indian Constitution. While reading these, keep in mind the above mentioned concern of diversity, unity, socio-economic। तो सारी चीजें जो ध्यान में रखकर मेंबर असेंबली के मेंबर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था उसके कुछ फीचर्स है जो आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो पेज नंबर 11 पर ही है जो हेडिंग है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म यानी संघवाद। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबको आवाज आ रही है ना क्लियर? यस मैम। Okay. This refers to the existence of more than one level of government in the country। तो अब संघवाद का मतलब यही होता है, संघ यानी कि समूह। तो कुछ समूह है अलग अलग, एक ही सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होगी, कई सारी गवर्नमेंट है जो रूल करेंगी, यानी कि कई लेवल पर है। तो इंडिया की गवर्नमेंट लेकिन वो कई ग्रुप्स में है, कुछ लेवल है उसके। In India, we have governments at the state level and the center। पंचायती राज is the third tier of government and you have read about, आपने इसको पहले पढ़ चुका है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be diverse that did not involve only persons sitting in the capital city of Delhi and making rules and making decisions for everyone। तो कोई ये ऐसा कुछ तय नहीं था कि सिर्फ सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, जो दिल्ली में जो कैपिटल हमारा इंडिया का है वहीं पर जो बैठकर डिसीजंस ले रहा है कि उसकी सरकार नहीं चल सकती है, लेकिन उसके नीचे पर स्टेट लेवल पर भी कोई गवर्नमेंट होगी। और उसके नीचे जो थर्ड टायर है वो कौन सा है? पंचायती राज। Instead, it was important to have another level of government in the state so that decisions could be made for that particular area। While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, subjects of national concern require that all of these states follow the laws of the central government।
और ऐसा नहीं है कि अगर स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है उसमें जो उसके अंडर में जो लोग आ रहे हैं वो नेशनल वाले को या सेंट्रल वाले की रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। मेन हमारा सेंट्रल ही है, लेकिन उसके नीचे का जो लेवल है जहाँ पर हम जिस एरिया में जिस स्टेट में रह रहे हैं उसकी गवर्नमेंट का रूल उसके हिसाब से अलग से चलना है। The constitution contains lists that detail the issues that each tier of government can make laws on. In addition, the constitution also specifies where each tier of government can get money from the work that it does. तो जो each tier of government यानी कि स्टेट लेवल का भी और पंचायती राज का भी सबको ये लेकर चलना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसको मेक श्योर करना पड़ेगा कि सारे जो लेवल्स के गवर्नमेंट हैं उन सबको उनके एरिया के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त बजट मिल रहा है कि नहीं, उनका जो एरिया की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए उनके पास पर्याप्त धन है कि नहीं, ये सारा किसको मेक श्योर करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। Under federalism, the states are not merely agents of federal government, but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government. और जितने भी लोग हैं इंडिया में, जितने भी इंडिया इस देश के सिटीजन हैं, उन सबको ये मेक श्योर करना है कि ऑल द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स हमें बताए जा रहे हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने रूल्स हैं, उन सबको हमें ओबे करना है। Parliamentary form of government. The different tiers of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. तो ये जो गवर्नमेंट जिनका लेवल है, जो काम कर रहे हैं वो कौन होते हैं, हमारे ही द्वारा इलेक्ट किए गए लोग, हम ही उनको चुनते हैं। Your class 7 book begin with the story of Kanta who was standing in line to vote during an election. आपने पढ़ा है कांता की स्टोरी जो इलेक्शन के लाइन में लगी हुई है वोट देने के लिए। The Constitution of India guarantees universal adult suffrage of all citizens. और भारत का संविधान इसी तरह से बनाया गया है, इसी तरह से बिल्ड किया गया है कि सारे लोगों का एक समान रूल, कोई भी अनइक्वल ना हो, सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। When they were making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses of universal adult suffrage and that it would be encourage a democratic mindset and break the clutches of tradition, caste, culture, caste, class and gender hierarchies. तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जा रहा था इंडिया का, तब उनके माइंड में था, जो असेंबली के मेंबर थे उनके ये माइंड में बात थी कि जो हमारा फ्रीडम है ये हमें बहुत स्ट्रगल से मिला है और उस फ्रीडम फाइट में फ्रीडम जो फाइटर्स थे उनमें से कोई ऐसा नहीं था कि सब एक ही कास्ट, एक ही कल्चर, एक ही क्लास से आ रहे हो, सब डिफरेंट डिफरेंट कास्ट कल्चर से थे। तो ये माइंड में रख कर उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था कि जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं वो किसी भी कल्चर के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्लास के हो, उन सब के लिए रूल्स इक्वल होने चाहिए, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। Yes, ma'am. This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. और इसका यही मतलब है कि अपना उम्मीदवार चुनने के लिए, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए सबको समान अधिकार है। Also, every citizen of the country, irrespective of his/her social background, can also contest in elections. These representatives are accountable to the people. और ये सारे रिप्रेजेंटेटिव को लोग जानते समझते थे और अपनी मर्जी से चुनते हैं। You will read more about, अब इसके आगे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पेज नंबर 13 पर, सेपरेशन ऑफ पावर्स हेडिंग है। According to the Constitution, there are 3 organs of government. 3 organs of government यानी कि गवर्नमेंट के 3 तरीके, यानी कि 3 उनके एक तरह से कह सकते हैं अंग हैं गवर्नमेंट के। कौन कौन से हैं? These are the legislature, the executive and the judiciary. ये तीनों उनके अंग हैं किनके? गवर्नमेंट के। The legislature
refers to our elected representative, और जो legislator है वो हमारा elect करने को बताता है, कौन सा अधिकार बताता है, जो हम चुनते हैं, अपना representative जो खुद से चुनते हैं। The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government, और जो एग्जीक्यूटिव है वो लोग ये मेक श्योर करते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए रूल है या हमारे संविधान में जो रूल है उनको अच्छी तरह से गवर्नमेंट फॉलो कर रही है या नहीं, या सिटीजन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड, अब जुडिशरी है जो उसको आगे की चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री। और जुडिशरी क्या है, हमारे जो कंट्री के कोर्ट्स है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, ये जो कोर्ट्स है इनके बारे में जुडिशरी है। In order to prevent the misuse of power by any one branch of the government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. और संविधान को अच्छे से रन करने के लिए, संविधान की जो पावर्स है उनका कोई मिसयूज ना कर पाए, उसको अच्छे से ध्यान देने के लिए ये सारे जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, इनको अप्लाई किया जाता है, इनको ध्यान में रखा जाता है। Though this each organ acts as a check on the other organs of government, and this ensures the balance of power between all three. और ये सारे संविधान के जो अंग हैं, ये सारे ये मेक श्योर करते हैं कि चेक करते हैं एक तरह से कि और जो दूसरे अंग हैं संविधान के या जो और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बताए गए पावर्स हैं उनको कोई मिसयूज ना करे। अब पेज नंबर 14 पर फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में देखते हैं। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसाइंस यानी कि बहुत मेन रोल प्ले करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. तो जब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया जा रहा था तो असेंबली के मेंबर्स के और जितने भी लोग थे उनके मन में ये बात थी कि एक लिखा हुआ रूल एक बनाना चाहिए जिसके द्वारा ये तय किया जाएगा कि कोई भी संविधान के खिलाफ या विरुद्ध ना जाए। तो लिखे हुए रूल्स जब होंगे, जो एक मेन जो फंडामेंटल राइट हमारे माइंड में होगा, तो हमें पता होगा कि हमें किस तरह से अपने संविधान को फॉलो करना है। Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे स्टेट के द्वारा जो पावर्स उनको मिली है उनसे भी सिटीजन को बचाने के लिए, अगर कोई पावर का मिसयूज करता है तो एक हमारे भारतीय सिटीजन के पास भी वो राइट होगा कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, कोई भी अगर उसके साथ मिसयूज करता है तो। The Constitution thus guarantees the rights of individuals against the state as well as against the individual. अगर कोई इंडिविजुअल या स्टेट ही किसी एक के ऊपर पर्सनली कुछ मिसयूज करते हैं पावर का, तो उसके पास कुछ ऐसे अधिकार होंगे जिससे वो अपने आप को बचा सकता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ ऐसे अधिकार देता है जो हमारी दूसरों से और स्टेट से भी रक्षा कर सकता है। Moreover, the various minority communities also expressed the need of the Constitution to include rights that would protect their groups. The Constitution therefore also guarantees the rights of minorities against the majority. और Constitution में ऐसे भी कुछ rights है जिनके द्वारा जो माइनॉरिटीज है यानी कि जो जिनकी संख्या कम है, जो लोग कम है देश में, वो जो ज्यादा है उनसे भी उनको प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई बहुत ज्यादा संख्या में है और कोई कम है तो उसको लोग दबाने की कोशिश करते हैं। तो इसके अगेंस्ट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। Also guarantees
right the minority against the majority. As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold. और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट बताए हैं. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स. और सबसे पहला राइट यही है कि भारत के सारे सिटीजन को ये हक है कि वो अपने ये सारे अधिकारों को जाने और उसका यूज कर सके. And secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. और जितनी भी अथॉरिटीज है जिनके पास पावर्स है लॉ बनाने की, उन सबको ये जो राइट्स हैं ये सब उनके अंडर भी आते हैं. In addition to fundamental rights, the Constitution also has section called Directive Principles of the State Policy. और स्टेट जो राज्य की जो सरकार है उसके ऊपर भी ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो भी लागू होते हैं. The section was designed by the members of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms and to serve as a guide to independent Indian state to institute laws and policies and that help reduce the poverty of the masses. और जो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो ये ध्यान में रखकर सारे कार्य करेगी कि किसी भी एक इंडिविजुअल सिटीजन का फंडामेंटल राइट जो है वो आहत ना हो, उसको कोई क्षति ना पहुंचे. और ये भी सारी गवर्नमेंट को ये भी मेक श्योर करना है कि कोई भी गरीबी या भुखमरी का जीवन ना बिता रहा हो. सरकारों की ये जिम्मेदारी बनती है. सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलर स्टेट is one which the state does not officially promote any one religion as a state religion. ऐसा सेक्युलरिज्म ये है जो किसी एक रिलीजन को, किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता. सारे वहां पे समान है, सारे धर्म समान है. और इसके बारे में देखते हैं. You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country out, the ideal that would like all citizens of the country to adhere to, including the representative that we elect to rule us. Just like in the game of football, a change of constitution rules will affect the game. Indian constitution has been amended over the years to reflect new concern of the polity. तो आप सबने पढ़ा और समझ में आ भी गया होगा कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसको ध्यान में रखकर भारत का संविधान बनाया गया है. तो जितने भी भारत के संविधान के की फीचर्स हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने अभी पूरे नहीं पढ़े हैं. तो आगे के चैप्टर्स में ये और हमको अच्छी समझने को मिलेगा कि लोकतंत्र क्या है और भारतीय संविधान क्या है, क्योंकि भारतीय संविधान बहुत बड़ा है. तो ये चैप्टर आपका मेरे ख्याल से यहाँ से खत्म हो गया है. अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं. यस मैम. सबको समझ में आ रहा है ना? यस मैम. नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका? अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. तो सेक्युलरिज्म अभी हमने आपको बताया कि एक कोई ऐसा स्टेट जो किसी एक धर्म को ना आगे लेकर चलता हो, उसके लिए सारे धर्म समान हो, सबके हित के लिए कार्य करता हो. तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता. इसका सीधा मतलब यही है कि सब धर्मों को एक समान समझना, किसी एक को लेकर नहीं चलना. तो स्टार्ट करते हैं. History provides us with many examples of discrimination, exclusion, and persecution on the grounds of religion. इतिहास गवाह है कि बहुत सारे ऐसे चीजें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं जिसमें हमने ये देखा है कि किसी एक धर्म के प्रति हीन भावना रखना या किसी एक धर्म को ही सिर्फ आगे लेकर जाना, उसी को अच्छा समझना बहुत सारे दुष्परिणाम दिखाता है. तो secularism is all about religion.
You may have read about the Jews were हाँ तो इसके बारे में बताया गया है कि आपने You may heard about Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. हिटलर ने जब तानाशाही दिखाई थी तो कैसे कितने सारे लोगों का हत्याएं हुई, कितना सारा कैसे कैसे युद्ध हुआ. Now, however, the Jewish state of Israel states its own Muslimism and Christianism minorities quite badly. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc. And nor can they gather in a public places for prayers. तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर देखने को मिलता है कि जहाँ पर सेक्युलरिज्म अगर नहीं है तो किसी एक धर्म को ये आजादी तक नहीं है कि वो अपने रिलीजन को ठीक से फॉलो कर पाए. जैसे कि सऊदी अरेबिया में किसी को ये नॉन मुस्लिम को ये हक नहीं है कि वो अपना टेम्पल या कुछ भी बना सके. In all of the above examples, members of one religious community either persecuted that discriminate against members of other religion communities. तो सेक्युलरिज्म में यही बताया गया है कि जो एक कम्युनिटी है, एक रिलीजन है, वो दूसरे वाले को कैसे डोमिनेट कर सकती है अगर उनकी संख्या कम है या वो ऐसा राष्ट्र है. तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट करते हैं पूरा. ओके, आपको समझ में आ ही गया होगा सेक्युलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है. समझ में आ रहा है ना? यस मैम. चलो इसका अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.